एक गांव में राघव अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहा करता था। वो बहुत ज़्यादा गरीब था। वो एक किसान था और अपनी किसानी से ही वो अपना गुजारा किया करता था। उसका ही एक छोटा भाई जो कि शहर में एक बड़ी नौकरी किया करता था। वो बहुत अमीर थे। राघव हमेशा उसे देखकर जला करता था और वो हमेशा उसकी बराबरी करने की सोचा करता था। एक दिन जब वो अपनी फसल बेचकर आ रहा था तो रास्ते में ही उसे दो आदमी मिलते हैं। राघव के पास बहुत ज़्यादा धन था क्योंकि उसने अभी अभी अपनी फसल बेची थी। वो उन आदमियों के पास आके खड़ा हो जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। अरे भाई करण, तुझे पता है मैं पैसों को डबल कर सकता हूँ। मैं किसी गरीब इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो बेचारा बहुत गरीब हो, ताकि मैं उसके पैसे डबल करके उसकी थोड़ी सी मदद कर सकूँ। अच्छा भाई, तू कैसे डबल कर सकता है पैसे? अरे मेरे पास जादुई शक्ति आई है एक, जिससे मैं पैसों को डबल कर सकता हूँ। लेकिन मुझे कोई ऐसा गरीब और ज़रूरतमंद इंसान नहीं मिल रहा जिसकी मैं मदद कर सकूँ। अरे भाई, तो जंगल में बहुत सारे लोग होंगे, चलो हम चल के देखते हैं। उन दोनों की बात राघव सुन रहा था। राघव ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अरे मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन होगा, और अगर इन्होंने मेरे पैसे डबल कर दिए तो मैं अपने भाई की बराबरी भी कर सकता हूँ। मुझे इससे ये पैसे डबल कराने होंगे। फिर वो उन दोनों के पास जाता है और बोलता है, अरे भाई, तुम पैसे कैसे डबल कर सकते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, इनके पास जादुई शक्तियाँ हैं जिससे ये कोई भी चीज़ डबल कर सकते हैं, और पैसों को तो डबल तिबल चुबल जितना कहो उतने ज़्यादा कर सकते हैं। इसीलिए हम दोनों इतने अमीर हैं। अच्छा, तो क्या तुम मेरे भी पैसे डबल कर सकते हो? ये लो मेरे पैसे और इन्हें डबल कर दो। अरे हाँ बिल्कुल भाई, हम तुम्हारे पैसे भी डबल कर देते हैं। तुम बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लगते हो, लाओ दो। अब तुम उधर मुंह करके खड़े हो जाओ, जब तक मैं ना कहूँ तब तक इधर पलटना नहीं। मैं जैसे ही पैसे डबल होते हैं तो मैं आवाज़ लगाता हूँ। ठीक है, मैं उधर को मुंह करके खड़ा हो जाता हूँ। जैसे ही राघव पलटता है वैसे ही वो दोनों उसके पैसे लेकर भाग जाते हैं। वो दोनों चोर थे जो कि बहुत ज़्यादा शातिर थे। वो ऐसे ही लोगों को पागल बना बनाकर उनका सारा धन लूट लिया करते थे। जब काफ़ी देर हो गई, राघव को कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने पलट कर देखा। जब उसने देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने लालच पर पछताने लगता है। अरे ये क्या हो गया? ये दोनों तो चोर थे, मेरे पैसों की चोरी करके भाग गए। अगर मैं लालच ना करता तो मेरे पैसे न जाते। पता नहीं क्या होगा। उस दिन से राघव लालच करना छोड़ देता है और वो अपने भाई की बराबरी भी करना छोड़ देता है। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। एक गांव में बलराज नाम का एक दुष्ट और धोखेबाज आदमी रहा करता था। उस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। सभी लोग वहां पर अशिक्षित लोग थे। बस इसी बात का वो फ़ायदा उठाता और हर किसी को वो पागल बनाकर उनकी ज़मीन हड़प लेता। उस गांव का मुखिया भी उसके साथ मिला हुआ था। वो दोनों साथ में ही काम किया करते थे और लोगों की ज़मीनों को हड़प लिया करते थे। उस गांव में सिर्फ एक महिला ऐसी थी जिसने डिग्री पास की हुई थी। उसने अभी LLB की डिग्री पास की थी। सिर्फ उस गांव में एक ही महिला शिक्षित थी। उसका नाम सुशीला था। हर कोई जब भी किसी को कोई परेशानी होती वो सुशीला के पास जाया करते थे और सुशीला से अपनी बात रखा करते थे, जिससे बलराज और मुखिया को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। वो हमेशा सुशीला के पीछे पड़े रहते थे और उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन बलराज रामू काका के घर पहुंचा और बोला, रामू काका कहाँ हो, बाहर आओ। अरे बलराज साहब, आप जी बताइए बलराज साहब, आपका मेरे घर कैसा आना हुआ? अरे मेरा कोई शौक नहीं है तुम जैसे गरीबों के घर आने का। बस सिर्फ मैं ये बताने आया था कि 10 तारीख से पहले पहले अपना घर खाली कर दो। अरे बलराज साहब, मैं अपना घर खाली कर दूं? लेकिन क्यों? ये घर तो मेरा है ना, तो फिर मैं इसे क्यों खाली करूं? अरे किसने कहा ये घर तेरा है? अभी सरकार ने इसे मुझे बेच दिया है। ये घर तुझे सरकार ने बनवा कर दिया था ना, भारत सरकार ने ये पूरा घर मुझे बेच दिया है। ये देख इसके कागजात। अरे बलराज साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? सरकार ऐसा धोखा क्यों करेगी? या तो वो हमें घर ही ना बनवा के देती, अब उसने घर बनवा के दिया है तो वो वापस कैसे ले सकती है? वो मुझसे बिना पूछे कैसे बेच सकती है? मेरे कागज है, ये घर मेरे नाम है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये घर किसके नाम है। अब ये घर मेरा है क्योंकि अब सरकार ने ये घर मुझे बेच दिया है। 10 तारीख से पहले पहले इसे फौरन खाली कर दो,
नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। इतना बोलकर बलराज वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सुशीला के पास जाते हैं और उसके पास जाकर बोलते हैं, सुशीला बेटी, सुशीला बेटी। बाहर ही उसका पति आता है। उसका पति बोलता है, क्या हुआ चाचा, आप सुशीला को क्यों आवाज लगा रहे हो? बेटा, सुशीला को भेज दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। इस पूरे गांव में सिर्फ वही है जो शिक्षित है, बाकी हमें तो कुछ नहीं पता है। बलराज मेरे घर आया था और वो बोल रहा था कि मैंने तुम्हारा घर सरकार से खरीद लिया है। बस यही पता कराना है कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। चाचा, मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ चुकी है तुम लोगों की वजह से। तुम लोग हमेशा उससे मदद मांगते रहते हो और वो मदद करती रहती है, जिसकी वजह से मुखिया और बलराज उससे बहुत चिढ़ते हैं। कब उसके साथ क्या अनहोनी हो जाए कोई पता नहीं है, इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। इतनी देर में सुशीला बाहर आ जाती है और अपने पति से बोलती है, अरे ये आप क्या कर रहे हो? एक मैं ही तो हूँ जो इस गांव में शिक्षित हूँ और आप मुझे उनकी मदद क्यों नहीं करने दे रहे हो? आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी पत्नी ऐसी है कि वो पूरे गांव की मदद कर रही है और आप गांव वालों को भगा रहे हो। ये गलत बात है। चाचा चलिए बलराज के घर, हम देखते हैं कि वो कागज कैसे हैं, नकली है या फिर असली। फिर वो बलराज के घर चले जाते हैं। अरे सुशीला, तू, मुझे पता था कि तू जरूर आएगी। ये भिखारी तुझसे मदद जरूर लेगा। हाँ मैं आ गई हूँ और अब मैं ये जानकर ही जाऊंगी कि वो कागजात असली है या फिर नकली। जल्द से जल्द मुझे वो कागज दिखाओ। बलराज घबरा जाता है और वो घबराते हुए उसे वो कागज दिखाता है। वो कागज फर्जी होते हैं। देखा चाचा, ये कागज फर्जी है। ये तुम्हें पागल बना रहा था और तुम्हें पागल बनाकर ये तुम्हारी जमीन हड़पना चाहता था। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बलराज और मुखिया जी, आप अपने ये गंदे और गलत काम बंद कर दीजिए। अगर जल्दी आपने ये बंद नहीं किए तो मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ और मैं आपकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करा सकती हूँ। अरे सुशीला, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है? मैं यहाँ का मुखिया हूँ, मुखिया। मेरे सामने तेरी क्या औकात है? मैं एक शिक्षित महिला हूँ और मेरी औकात मेरी शिक्षा से पता चलती है। तुम किसी भी शिक्षित आदमी को इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकते जिस तरह तुम इन भोले भाले लोगों को बनाते हो। मैं इनके शाना बशाना खड़ी हूँ। दम है तो इन्हें कुछ नुकसान पहुँचा के दिखाओ। इस तरह वो उसे चेतावनी देकर वहाँ से चली जाती है। अरे मुखिया जी, अगर ये ऐसे ही इन गरीबों की और भिखारियों की मदद करती रही तो तुम्हारा मुखिया वाला पद तो यही छीन लेगी। सारे गांव वाले इसे ही अपना मुखिया बना लेंगे। अरे ऐसे कैसे बना लेंगे? अब तुम देखो मेरा जाल। सिर्फ पूरे गांव में एक यही तो है जिसके पास शिक्षा का ज्ञान है। इसके अलावा तो कोई नहीं है ना। और जो अशिक्षित है उन्हें बेवकूफ बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर वो बलराज के कानों में कुछ फुसफुसाता है। बलराज ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। गांव में बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान आते हैं, जिसकी वजह से गांव का बांध टूट जाता है और पूरे गांव में पानी आ जाता है। सब में बाढ़ आने के कारण सारे ही खेत बर्बाद हो चुके थे और अब गांव में भूखमरी फैल चुकी थी। सुशीला से ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो मुखिया के पास आती है और बोलती है, मुखिया जी, आपको तो पता ही है कि हमारे गांव में बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से सारे ही खेत बर्बाद हो चुके हैं। अब कोई भी खेत नहीं बचा है और पूरे गांव में भूखमरी फैल चुकी है। आप इन लोगों की मदद क्यों नहीं करते हैं? अरे सुशीला, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। मैं बस तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। अब मैं सुधर चुका हूँ और अब मैं गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने गांव के सारे हालात सरकार को बताए और सरकार ने गांव की मदद करने के लिए ये कुछ पैसे भेजे हैं। मैं तुम्हारे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए ये पैसे तुम रख लो और तुम शहर जाओ और उनके लिए खाना लेके आओ और सबको खाना खिलाओ, क्योंकि तुम ही एक ऐसी महिला हो जिसको शिक्षा प्राप्त है और तुम पे मुझे पूरा पूरा भरोसा है। जी मुखिया जी, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं गांव वालों की मदद करूं। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं ये काम अपनी पूरी ईमानदारी से करूंगी। सुशीला उससे पैसे लेकर शहर चली जाती है और अच्छा खाना ले आती है। खाना वो सब गरीबों में बांट देती है और हर किसी को वो खाना खिलाती है। लेकिन खाना खाने के कुछ टाइम बाद ही वो सभी गांव वाले बीमार पड़ने लगते हैं।
ये देखकर सुशीला बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके पास गांव वाले आने लगते हैं। अरे सुशीला, तूने ये क्या कर दिया? जब से मेरे पति ने तेरे यहाँ का खाना खाया है, जब से वो उल्टियाँ पे उल्टियाँ कर रहे हैं। अरे सुशीला, कुछ तो शर्म कर दी, तूने हम गांव वालों के साथ धोखा किया है। हाँ सुशीला, तूने ये क्या कर दिया? मेरे बच्चे सभी बीमार हो चुके हैं। सुशीला, हमने तुझ पर भरोसा किया था और तूने हमारे साथ ही धोखा कर दिया। तभी मुखिया और बलराज भी वहां आ जाते हैं। मुखिया बोलता है, सुशीला, मैंने तुझे पैसे इसलिए दिए थे ताकि तू इन भोले भाले गरीबों की मदद कर सके, लेकिन तूने तो इन्हें और परेशानी में डाल दिया। देखा गांव वालों, जिस पर तुम इतना भरोसा करते थे वही लड़की तुम्हारी जान की दुश्मन बन चुकी है। हाँ गांव वालों, मुखिया जी ने सुशीला को मेरे सामने ही बहुत सारे पैसे दिए थे और ये शहर गई, पास ही खाना उठा लाई और बाकी सारे जितने भी पैसे बचे ये खुद हड़प लिए इसने। इस सुशीला को तो यहाँ गांव में रखना ही नहीं चाहिए, इसे जेल भेजना चाहिए। हाँ गांव वालों, इसे हम जेल भेज देंगे, तुम फिक्र मत करो, मैंने इसकी एफआईआर दर्ज करा दी है। ये सब झूठा इल्जाम है, ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम है। हाँ, ये मेरी पत्नी पर झूठा इल्जाम है। मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें तो पता है ना कि उसने तुम्हारी कितनी सेवा की है। हमें सब साफ साफ दिख रहा है। इसने हमारे सारे बच्चों को और पूरे गांव वालों को बीमार कर दिया है। इसे जेल पहुंचाओ। पुलिस आती है और सुशीला को जेल ले जाती है। सुशीला हर किसी से कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। इस वक्त थाने में कोई नहीं था। थाने में सुशीला सिर्फ अकेली ही थी। सभी लंच के लिए गए हुए थे। तभी मुखिया, बलराज और उसका पति उसके पास आता है। मुखिया बोलता है, देखा सुशीला, तू मेरा मुकाबला करने चली थी, अब देख तेरी जिंदगी पूरी इस जेल में ही सड़ जाएगी। हाँ सुशीला, तू मेरा काम खराब करती थी ना, अब ले मर इसी के अंदर। अगर तू हमारे साथ हो जाती तो आज पैसों में खेलती, पैसों में। लेकिन मुखिया जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। सुशीला तो शहर से अच्छा खाना लाई थी, फिर उसमें ये दवाई या फिर ये जो भी था ये किसने मिलाया और ये खाना खराब किसने किया? हाँ, ये लाई तो थी अच्छा खाना, लेकिन इसमें जहर मिलाया गया था। लेकिन सिर्फ इतना कि गांव के लोग थोड़े से बीमार हो जाए, ना कि वो मरे। और ये जहर किसने मिलाया था ये मुझे बाखूबी पता है। जहर मैंने मिलाया था। क्या? तुम तो मेरे पति हो, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया कि मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है? तुम तो मेरे पति हो ना, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? अरे मैं धोखा ना करता तो क्या करता? पूरे गांव वाले तेरी ही इज्जत किया करते थे, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं थी। अगर तू गांव की मुखिया बन जाती तो मैं तो घर का कुत्ता ही रह जाता, तो मुझे अपनी अंगुलियों पे नचाती। इसीलिए मैंने मुखिया जी का साथ दिया। वो तो अच्छा है मुखिया जी और बलराज का कि इन्होंने टाइम रहते मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं तो तेरी आगे पीछे यूं ही घूमता रहता। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। थाने का इंस्पेक्टर वहाँ पर आता है और वो सुशीला को देखकर हैरान हो जाता है। अरे सुशीला, तुम, ये इल्जाम तुम पर लगा है? अरे राज, तुम, आज राज, ये इल्जाम मुझ पर लगा है और तुम्हें तो पता है ना मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम तो मेरे साथ इतने साल शहर में पड़े हो, तुम तो मुझे बखूबी जानते हो ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम है। हाँ सुशीला, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे पूरी बात बताओ। फिर सुशीला उसे पूरी बात बताती है। ये बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, अरे सुशीला, अब तुम टेंशन ना लो। मेरा फ़ोन यहीं पर चार्जिंग पर लगा हुआ था और मेरी एक आदत है, मैं जब भी अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा कर जाता हूँ तभी मैं इसके अंदर रिकॉर्डिंग का चालू करके चला जाता हूँ, ताकि मैं थाने की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकूँ, ताकि मैं ये जान सकूँ कि कोई भी रिश्वत तो नहीं ले रहा है। और देखो, यही मेरी आदत कितनी काम आई है। आज इसी आदत ने तुम्हें बेगुनाह साबित कर दिया है। इसके अंदर उन सभी लोगों की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। फिर वो सुशीला को छोड़ देता है और गांव में जाकर वो बलराज और मुखिया और उसके पति को पकड़ लेता है। उसका पति बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन सुशीला उसे माफ नहीं करती है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है और अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक के पेपर थाने में पहुंच जाएंगे। फिर वो उन सबको पकड़कर ले जाता है। गांव वाले सुशीला को ही मुखिया बना देते हैं और अब सुशीला गांव की बहुत तरक्की करती है और हर किसी को
खाना खिलाती है और फ्री में ही उन्हें नाच बांटती है। सुशीला आज भी वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से गांव को संभाल रही है। बहुत समय पहले की बात है। एक रामपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक आदमी बहुत ही पढ़ा लिखा रहा करता था, जिसका नाम प्रशांत था, जो जीवन की खोज करने लगा था। एक दिन वो ऐसे ही रास्ते में जा रहा था, तभी उसे एक दुकान दिखाई देती है। वह वहां रुककर उससे बोलता है, अरे भाई, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अरे, देखने में तो तुम काफी ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन तुम ऐसे मांग क्यों रहे हो? अरे भाई, मैं क्या बताऊं, मैं जीवन की तलाश में निकला हूँ और अब मुझे रास्ते में बहुत तेज भूख लग रही है। ये लड्डू ताज़ा हैं, मुझे कृपया करके एक लड्डू दे दो। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी देता हूँ मैं आपको लड्डू। फिर वो प्रशांत को एक लड्डू निकाल कर दे देता है और उससे बोलता है, अरे भाई, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने घर हो ही आता हूँ, इतनी देर के लिए आप मेरी दुकान का ख्याल रख लेंगे? हाँ जी ज़रूर, क्यों नहीं, आप आराम से होकर आइए जब तक मैं यहीं हूँ। फिर उसके जाने के बाद प्रशांत सोचता है, अरे यार, यहाँ तो ये घड़िया भी पड़ी है और मुझे लगता है अभी इस आदमी को आने में काफ़ी देर भी लगेगी, क्यों ना थोड़ी देर यहीं लेटकर आराम कर लिया जाए। फिर वह ऐसे ही लेटे लेटे सो जाता है। और कुछ देर बाद जब दुकान का मालिक आता है तो वो देखता है कि उसके लड्डू के डिब्बे में से सारे लड्डू ही गायब हैं। और अब ये देखकर वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाता है और आकर प्रशांत से बोलता है, अरे ओ प्रसाद, मैं तो तुम अपनी दुकान की रखवाली करने के लिए छोड़ कर गया था और तुमने तो मेरे सारे लड्डू ही चुरा लिए। चलो उठो, अब इन लड्डू का हिसाब कौन करेगा? मुझे नहीं पता, मुझे हर हालत में मेरे सारे लड्डू के पैसे चाहिए। अरे लेकिन मैंने तो चोरी की भी नहीं, क्योंकि तुम जैसे ही गए थे मैं तो लेट गया था और लेटते ही अचानक मेरी आँख लग गई और मुझे पता नहीं चला कि कौन चोरी कर कर ले गया, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। अरे अब तुम सीधे सीधे मेरे पैसे देते हो या तुम्हें मारूं मैं अभी? वह दुकान मालिक जैसे ही इतना बोलता है, फिर तुरंत ही प्रशांत वहाँ से भाग जाता है। और फिर प्रशांत आगे आगे और दुकान का मालिक उसके पीछे पीछे। ऐसे ही कुछ देर भागने के बाद फिर वह प्रशांत एक जंगल में घुस जाता है और फिर दुकान का मालिक बोलता है, अरे यार, ये तो अंदर चला गया, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा? उधर दुकान पर भी कोई नहीं है, चलो छोड़ो इसे, फिर कभी देखा जाएगा। अब जैसे ही प्रशांत थोड़ी अंदर गया जंगल में तो वहीं एक आदमी लकड़ी काट कर ला रहा होता है। अरे यार, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, क्यों ना मैं थोड़ा हल्का हो लूँ, लेकिन यार मैं लकड़ियों को कहाँ रखूँ? फिर जैसे ही वह प्रशांत के पास आता है उससे बोलता है, अरे भाई, तुम मुझे सच्चे और ईमानदार इंसान लग रहे हो। मैं अभी थोड़ा काम है मेरा, तुम ये लकड़ियाँ जब तक अपने पास रख लो और इनका ध्यान रखना, ठीक है? हाँ भाई, ठीक है, तुम जाओ और जल्दी आना, मैं तुम्हारी लकड़ियों का ध्यान रखता हूँ जब तक। फिर तभी प्रशांत को एक फलों का पेड़ दिखाई देता है और वह लकड़ियों को वहीं छोड़कर पेड़ से फल तोड़ने के लिए चला जाता है। और तभी इतनी देर में लकड़ियों का मालिक भी वापस आ जाता है और वह देखता है कि ना ही वहाँ प्रशांत होता है और ना ही उसकी लकड़ी। तो वह बोलता है, अरे मैं तो इसे सच्चा और अच्छा इंसान समझ रहा था, लेकिन इसी ने ही मेरी लकड़ियाँ चुरा ली। अब मैं क्या करूँगा बताओ? मैं इतना विश्वास कर इस पर अपनी लकड़ियाँ छोड़ कर गया था और उसी ने मेरी लकड़ियाँ चुरा ली। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसका कचूमड़ बना दूँ। फिर तभी प्रशांत वहाँ से फल खाकर वापस आ रहा था तो उसके पास आकर जैसे ही रुकता है तो वह उससे बोलता है, अरे तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा करके अपनी लकड़ियाँ छोड़ कर गया था और तुमने मेरी ही लकड़ियाँ चुरा ली। अरे भाई, मैंने तुम्हारी लकड़ियाँ नहीं चुराई, मैं तो बस यही फल खाने के लिए गया था, और अगर देखा तो तुम कह रहे हो कि मेरी लकड़ियाँ तुमने चुरा ली। तुमने मेरी लकड़ियाँ चुराई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो ऐसे ही एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं और कुछ देर भागने के बाद फिर प्रशांत अपने घर चला जाता है। और जैसे ही रात होती है तो वह सो जाता है। जैसे ही वह सोता है तो वही चोर जो लड्डुओं का डिब्बा और लकड़ी उठाकर ले गया था, वही चोर प्रशांत के घर चोरी करने के लिए आता है। और जैसे ही आता है तो प्रशांत गदर मचाकर सबको उठा देता है और उस चोर को गांव के सेठ जी के पास ले जाता है। और वो दोनों आदमी भी वही थे जिसकी लकड़ी और जिसके लड्डू चुरे थे। तो वह दोनों बोलते हैं, अरे सेठ जी, इस प्रसाद ने तो मेरी दुकान से मेरे सारे लड्डू चुरा लिए थे और मुझे उसका पैसा भी नहीं दिया। और हाँ सेठ जी, इसने मेरी लकड़ियाँ भी चुरा ली सारी। अब दोनों लोग फंस चुके थे, वो भी जिसने सारी चोरियां की थी और प्रशांत भी। तो अब सेठ जी को ये समझ में नहीं आ रहा था
कि आखिरकार इन दोनों में से चोर है कौन। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह बोलते हैं, अरे इसका फैसला भी हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन चोर है। ऐसा करो, इन दोनों के आंखों पर पट्टियां बांधो और इनके सामने एक मटकी लाकर रखो। जिसने मटकी फोड़ दी वो ही चोर होगा, ठीक है? फिर उन दोनों के सामने मटकी रखकर उनके आंखों पर पट्टी बांधकर उन दोनों के हाथों में डंडे दे दिए जाते हैं और फोड़ने को कहा जाता है। पहले जैसे ही जो चोर था वो डंडा अलग मार देता है। अब प्रशांत की बारी आती है तो प्रशांत सोचता है कि अगर मैंने मटकी फोड़ दी तो ये सब मुझे ही चोर मानेंगे। फिर अचानक से वो जैसे ही डंडा मारता है, मटकी पर डंडा नहीं लगता। अब सेठ बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो सोच रहा था कि इन दोनों में से तो मटकी किसी ने भी नहीं फोड़ी, अब मैं इन दोनों को कैसे पहचानूं। फिर वह उन दोनों को अपने पास बुलाकर उन दोनों से बोलता है, अरे तुम दोनों में से तो कोई भी चोर नहीं है। चलो तुम ऐसा करो, अगले गांव में एक आदमी की मृत्यु हो गई है, तुम जाकर उसे शमशान घाट पहुंचाओ, ठीक है? फिर वो दोनों उस अर्थी को लेकर जा रहे होते हैं। तभी प्रशांत बोलता है, अरे यार, मैं तो अच्छा खासा जीवन की खोज में निकला था और ये कहाँ किन चक्करों में पड़ गया मैं। फिर पीछे से चोर बोलता है, अरे तुम भी तो परचूने की दुकान पर लड्डू खाकर सो गए थे, ये नहीं देखा कि दुकान की रखवाली नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए वे लड्डू मैंने ही चुरा लिए थे। और तुम्हें लकड़ी की रखवाली करने के लिए कहा गया था, तुमने वो अपना कर्तव्य भी ढंग से नहीं निभाया। अरे अच्छा, क्या तुमने की थी वो सारी चोरियां जिनका इल्जाम मेरे ऊपर लगा था? ये तो तुमने अच्छा नहीं किया है मेरे साथ। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी जिसकी अर्थी जा रही होती है वह मुर्दा उठकर बोलता है, अरे मिल गया मुझे चोर, सारे गांव वाले परेशान थे, अब तुम चोर हो, अब तुम्हें सजा मिलेगी। ये सुनकर वह दोनों वहाँ से